हेलो फ्रेंड्स, जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका मतलब देख लेते हैं, ये इडियम्स और फ्रेजेस क्या होता है। तो इडियम एक्चुअल में क्या है, वो फ्रेजेस ही होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस ही इडियम्स होते हैं। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ईडियम्स या फिर फ्रेजेस मान के चलिए कि ये ईडियम है हमारे पास। ठीक है, अगर ये कहीं पे अकेले हैं, ये वर्ड्स अगर कहीं पे अकेले हैं, इनके साथ बाकी कोई सेंटेंस के वर्ड्स नहीं है, बाकी कोई सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो हमें इसका मीनिंग पता नहीं चल पाएगा। यानी कहने का फन ये है कि हम इसके लिटरल मीनिंग्स नहीं लेके चल सकते। समझ गए बात को? तो ये है ईडियम्स और फ्रेजेस। एक्चुअल में फ्रेजेस ही ईडियम्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ मोस्ट कॉमन इडियम्स और फ्रेजेस लाए हैं। ठीक है, आई थिंक 24 हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे मीनिंग के साथ, और साथ में ही एक सेंटेंस भी, जिससे हमें और ज़्यादा समझ आए। ठीक है, तो पहला ही हम करते हैं। पहला जो इडियम है आपका वो है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब क्या है? मीन्स यू कैन इंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त पे अगर आपको दो दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मिसाल के तौर पर आपका एक ही दिन दो अपॉइंटमेंट्स आए। ठीक है, एक ही दिन आपके दो अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर आए, तो वहाँ पे हम ये वाला इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं कि द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब इसको एक सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, देखें। बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week शी मैनेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब वो एट द सेम टाइम दो दो चीज़ें कर रहा है, जो बंदी है दो चीज़ें कर रही है। एक तो वो पार्ट टाइम काम भी कर रही है और अपने बच्चों का ख्याल भी रख रही है। ठीक है, इसका मतलब वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर पा रही है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाता है, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। जब जब आपके पास एक ही टाइम पे दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हों, या फिर आप एक ही टाइम पे दो दो कामों को मैनेज कर पा रहे हैं विद एफिशिएंसी, तो आप कह सकते हैं दैट द बेस्ट, यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, ये था आपका पहला। दूसरा देख लीजिए, स्पीक ऑफ द डेवल। वो कहते हैं ना कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, तो ये वही वाली मिसाल है, ईडियम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपियर्स एट दैट मोमेंट। मतलब स्पीक ऑफ द डेवल का मतलब है, इस ईडियम का मतलब है कि आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं किसी के साथ, और उसी बात करने के दौरान या फिर आपने जो ही बात खत्म करी और वो बंदा अपीयर हो गया। ठीक है, वो बंदा नमूदार हो गया, तो आप कहेंगे द स्पीक ऑफ द डेवल। जैसे हमने इस्तेमाल किया टॉम के बारे में, कहते हैं कि हाय टॉम, स्पीक ऑफ द डेवल, आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। ठीक है, टॉम को बता रहा है। ठीक है, कि मैं अभी ही तुम्हारी बात सारा के साथ कर रहा था। एक्चुअल में मैं तुम्हारी कार की बात सारा के साथ कर रहा था और तुम हाजिर हो गए। स्पीक ऑफ द डेवल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सी आई टू आई। दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन। सी आई टू आई का मतलब क्या है? किसी से मुत्फिक होना, किसी से एग्री करना। ठीक है, किसी बात पे किसी के साथ मुत्फिक होना। ठीक है, समझ गए, किसी किसी से एग्री होना। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। मतलब कि कोई बिजनेस डील की बात हो रही है। ठीक है, बिजनेस डील की बात बड़े लंबे समय के से हो रही थी, और फाइनली क्या हुआ है कि वो दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं एग्री हो गए हैं इस बिजनेस डील को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए सी आई टू आई का मतलब क्या हो जाता है कि किसी एक मैटर पे दोनों बंदों का एग्री हो जाना, दोनों बंदों का मुत्फिक हो जाना। ठीक है, ये था आपका तीसरा वाला ईडियम। चौथा वाला देख लेते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। अब ये वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है? एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रीक्वेंटली। मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट जो कभी कभार ही हो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर नहीं होता है, कभी कभार ही हो, अमूमन नहीं होता, कभी कभार ही हो। तो उस तरीके के इवेंट को आप क्या कहेंगे? वंस इन अ ब्लू मून। जैसे आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है,
अब ये सिनेमा जाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बंदा जो है फ्रीक्वेंटली सिनेमा नहीं जाता है, इसीलिए इसने इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात को डिपिक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक ईडियम का इस्तेमाल किया है, और वो ईडियम है आपका वंस इन अ ब्लू मून। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, पांचवा देख लो, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कोई ऐसा काम जो कभी नहीं होगा, कोई ऐसा काम जो कभी नहीं होगा, उसको कहते हैं आप व्हेन पिग्स फ्लाई। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में एक मिसाल दी जाती है, सूरज जो है जो वेस्ट से निकलेगा, मतलब हम कभी कभी कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तब तो दिन जो है वो वेस्ट से निकलेगा और ईस्ट में जाकर के गुरूब होगा। ठीक है, तो इस ये है व्हेन पिग्स फ्लाई, ये है इस इडियम का मतलब, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कभी होगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टिडी अप हर रूम, यानी कि अब इसने यहाँ पे तंजिया मिजाज में इस इडियम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हो सकता है इसकी बहन हो, बच्ची हो। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? एक लड़की के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या होता है कि कयामत ही आ जाए। ठीक है, कयामत ही आ जाए या दिन तब जो है वेस्ट से निकलेगा जब वो अपना रूम जो है साफ करेगी। ठीक है, समझ गए? यानी कोई ऐसी चीज होना जो कभी हो ही ना। समझ गए बात को? टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव होना, कोई चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होना। ठीक है, जैसे फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग। यहाँ पे फ्यूल की बात हो रही है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, 100 से पार हो गया है पेट्रोल वगैरह जो भी है। ठीक है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या बताया कि आजकल तेल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है। इस बात को दर्शाने के लिए एक ईडियम का इस्तेमाल किया गया है, और वो है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, ये था। अ पीस ऑफ केक, समथिंग विच इज़ वेरी इजी, समथिंग विच इज़ वेरी इजी। ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? कोई काम बहुत ही आसान, कोई एक्ट, कोई एक्टिविटी। ठीक है, जो बहुत ही आसान है। द इंग्लिश टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक, जैसे इंग्लिश टेस्ट की बात हो रही है, इंग्लिश टेस्ट क्या था? बहुत ही ईजी था। और इस बात को दिखाने के लिए हम एक ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, और वो ईडियम है आपका द पीस ऑफ केक। ठीक है, द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी इंग्लिश टेस्ट जो था बहुत आसान था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, यानी टू लेट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है कि एक्सीडेंटली एक सीक्रेट है और वो क्या हो गया है? एक्सीडेंटली रिवील हो गया है। ठीक है, मतलब आप चाहते नहीं थे कि वो आप चाहते नहीं थे कि वो सीक्रेट जो है, वो सीक्रेट जो है सामने आए, राज जो है फाश हो जाए। समझ गए बात को? राज फाश हो जाना। ठीक है, लेकिन क्या हो गया? एक्सीडेंटली जब कोई चीज़ हो, मतलब कोई एक्सीडेंटली कोई ऐसी बात है जो आप छुपाना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से निकल गई। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जैसे एग्जांपल है, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। किसी के वेडिंग प्लान की बात हो रही थी जो कि किसी के साथ शेयर करनी नहीं थी। ठीक है, छुपानी थी, लेकिन किसी बंदे ने वो रिवील कर दी। इसीलिए अब इस बात को दिखाने के लिए हमने एक इडियम का इस्तेमाल किया, वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कोई चीज़ जो है एक्सीडेंटली, कोई सीक्रेट जो है जब आप एक्सीडेंटली ना चाहते हुए जो है रिवील कर दें। ठीक है, मुंह से निकल गया, जबान फिसल गई, ऐसे में क्या है? इस इडियम का मतलब ये रहता है। टू फील अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल। टू फील अंडर द वेदर का मतलब क्या है? ठीक महसूस नहीं करना, अच्छा महसूस नहीं करना। ठीक है, मिजाज में थोड़ी सी नागवारी आ जाना। ठीक है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। ठीक है, एक बंदा जो है एक बंदा जो है उसे कोल्ड हो गया है। ठीक है, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। ठीक है, उसे सर्दी लग गई है। ठीक है, सर्दी हो गई है, तो अब वो इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक ईडियम का इस्तेमाल करते हैं हम, टू फील अंडर द वेदर। सो आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। ठीक है, समझ के बाद टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर दो निशाने।
ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगाना, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, ठीक है, यानी कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसे आप एक लखत यानी एक ही बार में दो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बाय टॉकिंग विद माय डैड ऑन हॉलीडे आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आई गॉट टू गो अवे बट आल्सो स्पेंड टाइम विद हिम। क्या बात हुई, एक बंदा है, वो अपने बाप के साथ हॉलीडे पे गया, ठीक है, अपने फादर के साथ हॉलीडे पे गया। अब हॉलीडे पे जाने से क्या फ़ायदा हुआ, और हॉलीडे पे जाने से उसने अपने बाप के साथ बात करी, ठीक है, उसके साथ डिस्कशंस करे, जो कुछ भी है। अब इसको हॉलीडे पे जाने से दो फायदे हुए। क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हॉलीडे का हॉलीडे, ठीक है, छुट्टियां भी मनाई, और अपने बाप के साथ समय बताने का, अपने बाप के साथ बात करने का उसे वक़्त भी मिल गया। एक तीर से दो निशाने हो गए। टू कट कॉर्नर्स, to do something badly or cheaply, to cut corners, to do something badly or cheaply, कोई काम जो है बड़े ही गंदे तरीके से करना, बड़े ही बुरी तरीके से करना, यानी कि एफिशिएंसी के साथ नहीं करना, ठीक है, सफाई के साथ नहीं करना। समझ गए बात को, टू कट कॉर्नर्स, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शावर इज लीकिंग। मतलब मैंने बताया कोई ऐसा काम करना जो अच्छे तरीके से ना करना। जब आप कोई काम अच्छे तरीके से ना करें, और आप इसी चीज़, जब कोई काम अच्छे तरीके से ना हुआ हो, आप इसी बात को दिखाना चाहते हैं और आप किसी ईडियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो टू कट द कॉर्नर्स विल बी यूज देन, ठीक है। इसलिए ये बताते हैं कि जो क्या कहते हैं मजदूर थे, उन्होंने बाथरूम बनाने में जो है बड़ी गलतियां करी हैं। दे रियली कट द कॉर्नर्स, क्यों, उन्होंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि शावर जो है लीक कर रहा है, शावर इज लीकिंग, ठीक है। टू ऐड insult to injury, to make a situation worse, to add insult to injury, to make a situation worse, to add insult to injury का मतलब क्या है कि कोई सिचुएशन जो है उसे और बदतर बना देना, ठीक है, मतलब आप पहले से ही खस्ता हालत में चल रहे हो, ठीक है, और आपने कोई और हरकत कर दी जिससे और खस्ता हालत हो गई, चाहे इकोनॉमिकली हो या किसी भी तौर से हो, ठीक है, यानी किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, ठीक है। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द कार, टू ऐड insult to injury, the car drove off without stopping after knocking me off my bike, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, you can't judge a book by its cover, do not judge someone or something based solely on appearance, यानी कि किसी के अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना कि किसी ने, मतलब अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, तो इसे उसको हम ऐसे नहीं जज नहीं करेंगे कि ये बंदा भी अच्छा होगा, ठीक है, इसकी सोच भी ब्रॉड होगी, समझ रहे हैं। लेकिन और अगर किसी ने बुरे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं, तो इससे हमें ये अंदाज़ा नहीं लगा देना है कि वो बंदा जो है कम अक्ल वाला होगा, ठीक है, कम इंटेलेक्ट वाला होगा, या फिर उसकी जो सोच है वो नैरो होगी, ठीक है। तो अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना, ठीक है। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई थॉट दिस नो ब्रांड ब्रेड वुड बी हॉरिबल, टर्न्स आउट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई थॉट दिस नो ब्रांड। हाँ, अब यहाँ पे एक ब्रेड की बात कर रहा है, ठीक है, वो एक ब्रांडेड ब्रेड नहीं था, तो ये सोच रहा था कि ये ब्रांडेड ब्रेड, ये नॉन ब्रांडेड ब्रेड जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसे शायद बाद में वो अच्छा निकला, तो इसीलिए उसने ये सीखा कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसके अपीयरेंस से जो है हमें जज नहीं करना चाहिए। ब्रेक ए लेग मीन्स गुड लक, ये ब्रेक ए लेग क्या मतलब होता है, गुड लक, किसी को कहना गुड लक, ठीक है। जैसे ब्रेक ए लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, ठीक है। अब ये कहते हैं सैम को उसकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक या फिर गुड लक कह रहा है, तो इसे किस तरीके से कह रहे हैं, एक ईडियम में कह रहा है, ब्रेक ए लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, ठीक है। क्या कहते हैं, गुड लक सैम, मुझे मुझे पूरा भरोसा है, आई एम श्योर, ठीक है, कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू से डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और ट्रू, टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है, कोई ऐसी बात कर देना, कोई ऐसा काम कर देना जो एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल गलत भी नहीं है। जैसे आई थिंक मिक hit the nail on the head when he said that what is lacking in this company is a feeling of confidence, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी कंपनी की बात हो रही है और मिक ने क्या किया, मिक ने उन्हें बताया कि इस कंपनी में एक प्रॉब्लम है, अगर इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ये कंपनी एक चीज़ लैक कर रही है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक चीज़ लैक कर रहे हैं, और वो चीज़ क्या है, वो है भाई फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस,
वो है कॉन्फिडेंस। तो ये बात कह करके मतलब उसने क्या किया, जब हमने यहाँ पे ये लगा दिया, हिट द नेल ऑन द हेड लगा दिया, इसका मतलब क्या है, उसने एग्जैक्टली सही बात बोली, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उसने नब्ज पकड़ी कंपनी की, हाँ भाई यही सही चीज़ है, बिल्कुल इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ में जो है कॉन्फिडेंस नहीं है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ एक इवेंट हो गया, ठीक है, एक बुरा हादसा हो गया, लेकिन उस बुरे हादसे के होने की वजह से आपका कोई अच्छा काम हो गया। ठीक है, जैसे माई कार ब्रोक डाउन अगेन, मेरी कार जो है, ये मेरी गाड़ी जो है वो फिर से खराब हो गई, बट इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन कहता है कि ये क्या है, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। क्यों हुआ अच्छा, क्योंकि आई हैव बीन वेस्टिंग टू मच टाइम ड्राइविंग अराउंड एनी वे। क्योंकि ये क्या कर रहा था, जब इसकी गाड़ी सही सलामत थी, इसकी कार सही सलामत थी, ये अपना अक्सर वक़्त जो है बस इधर उधर घूमने में ही वेस्ट कर देता था। तो इसकी गाड़ी तो खराब हुई, ये तो इसके लिए बुरा हुआ, लेकिन इस गाड़ी के खराब होने की वजह से इसके लिए अच्छी एक चीज़ ये हुई, वो ये हुई कि इसका जो टाइम वेस्ट होता था अब वो नहीं होगा। ठीक है, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कोई काम बंद कर देना। ठीक है, कोई काम बंद कर देना। जैसे आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट अस कॉल इट अ डे। अब क्या कहता है बंदा, कहता है कि मैं अब थका थका फील करता हूँ, अब मुझे लगता है कि हमें काम बंद कर देना चाहिए। तो कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, या फिर कुछ काम जो आप कर रहे हो उस पर काम बंद कर देना, या वो काम करना बंद कर देना। ठीक है, लेट समवन ऑफ द हुक, लेट समवन ऑफ द हुक, टू अलाउ समवन टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब क्या है, किसी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भागने का, या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन को इग्नोर करने का, या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने का क्या करना, उसे एक मौका देना या फिर उसकी हेल्प करना। ठीक है, अलाउ करना। जैसे निखिल एग्रीड टू गो टू द मीटिंग इन माई प्लेस सो दैट लेट्स मी ऑफ द हुक। अब निखिल जो है मेरी जगह पर मीटिंग करने के लिए एग्री हो गया, या मीटिंग में जाने के लिए एग्री हो गया, क्योंकि मुझे जाने का मन नहीं था, या हो सकता है कि मैं इतना, या हो सकता है कि मैं इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन मैंने देनी थी हो सकता है मैं उसके लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो कंपनी ने क्या कहते हैं, निखिल से पूछा कि तू अगर आप जाएंगे तो बेहतर होगा, और निखिल ने मान लिया, तो उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि ये मेरे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ लेट समवन ऑफ द हुक, इसीलिए लेट्स मी ऑफ द हुक, ये समवन की जगह पे मी। ठीक है, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वांट। नो पेन नो गेन का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपके लिए आपको उसे हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे यू हैव टू स्टडी फॉर आवर्स, आपको घंटों पढ़ना है, किसके लिए, फॉर IAS एग्जाम, बिकॉज नो पेन नो गेन। ठीक है, बाइट द बुलेट, डिसाइड टू डू डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट वर्क। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है, कोई मुश्किल काम करना, या कोई ऐसा काम करना, या कोई ऐसी एक्टिविटी करना, या कोई ऐसी चीज़ करना जो आपको करना पसंद ही नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं बाइट द बुलेट करना। जैसे आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट, कहता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना जो है अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे जाना पड़ रहा है, बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, लेकिन उसे जाना पड़ा। ठीक है, उसे जाना पड़ा, इसलिए यहाँ पे हैव टू बाइट द बुलेट। गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कर्मा, बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लेजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स, यानी कि आप जिस तरीके से लोगों के साथ पेश आए हैं, या जो बिहेवियर आप लोगों के साथ करते हैं, अगर वही अनप्लेजेंट बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर की बात नहीं हो रही, अनप्लेजेंट, आप जिस बदतमीजी के साथ औरों के साथ पेश आए हैं, अगर उसी बदतमीजी के साथ और वो लोग भी आपके साथ पेश आए, तो इसका मतलब क्या है, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आई एम ग्लैड दैट समबडी डिसाइडेड टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ठीक है, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर समवन, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है, किसी को इग्नोर करना। जैसे शी वॉज सो अपसेट, वो फलानी बंदी किसी से अपसेट थी, वो इससे इतना अपसेट थी कि उसने पूरे महीने जो है उससे बात नहीं की, यानी कि पूरे महीने उसको इग्नोर किया। शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर फॉर द होल वीक। द लास्ट स्ट्रॉ,
द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स दैट फाइनली मेक यू फील्स टू गिव अप। अब क्या होता है, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है कि आपके साथ कोई एक अनप्लेजेंट चीज़ हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, लेकिन उसके उसके बाद एक और चीज़, अनप्लेजेंट चीज़ ही आपके साथ हुई, तो अगर वो चीज़ इतनी भयंकर हो कि आपको गिव अप करने का मन कर रहा है, तो उसको कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। जैसे जैसे शी हैज़ ऑलवेज बीन रूड टू मी, वो मेरे मेरे साथ हमेशा रूडली ही बिहेव करती थी, ठीक है, यानी अनप्लेजेंट चीज़ थी ना। लेकिन द बट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ व्हेन शी स्टार्टेड इंसल्टिंग माई मदर। लेकिन उसके जो बर्दाश्त की हद थी, वो कब ख़त्म हुई, ठीक है, वो उसका जो रूडनेस थी, वो जिस तरीके से उसके साथ रूडली बिहेव करती थी, वो तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसने क्या किया, जब उसकी माँ की भी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो अपने जो बर्दाश्त की हद थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट टू डिस्कस, यानी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन मस्ट है, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो डिस्कशन करने से बच रहे हैं, ठीक है, कोई भी उस पर बात करना नहीं चाहता। जैसे वी बोथ नो दैट वी कांट कैरी ऑन लाइक दिस। जैसे मिसाल के तौर पर कोई काम दिया गया, हमारे पेरेंट्स ने हमको कोई काम दिया है, ठीक है, मेरे भाई को या और मुझे, ठीक है, लेकिन लेकिन हमें पता है कि वो हम कैरी ऑन नहीं कर सकते, हम थक गए हैं, वो हमें फिर से कहते हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए इस काम को, ठीक है। या मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पिछले 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप जो है या मेरी माँ जो है वो मुझे कह रही हैं कि बेटा 2 घंटे और पढ़ना है। मुझे पता है, मुझे और मेरे भाई को पता है कि हम कैरी ऑन नहीं कर सकते, हम 10 घंटे से पहले ही पढ़ रहे हैं, अब 2 घंटे और नहीं पढ़ सकते। तो ये तो मस्ट है ना डिस्कशन, क्योंकि भाई हमारी हद ही इतनी है, हमारी लिमिट ही इतनी है कि हम 10 ही घंटे पढ़ सकते हैं। ये 2 घंटे हमारे पे एक्सेस जो थोपे जा रहे हैं हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये एक मस्ट डिस्कशन को न्योता दे रहे हैं, लेकिन हम दोनों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें माँ बाप से बजेगी मार, ठीक है, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज़ द एलिफेंट इन द रूम। समझ के बात कोई? तो ये थे कुछ इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। अगर आप और चाहते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस हम लेकर के आएँ, तो वीडियो तो हम नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।